मैं आपका मिथिलेश कुमार और आप लोग देख रहे हैं साइकोलॉजी वर्ल्ड। इसमें क्वेश्चन की मात्रा कुछ ज़्यादा है क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है और इसी चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन यूजी नेट में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे गए थे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र जो है उसकी सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? सेल बॉडी, नर्वस सिस्टम, एंड्रॉयड, न्यूरॉन। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई यानी व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम कॉल्ड न्यूरॉन। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे जो है हम पिक्चर डाले हुए थे न्यूरॉन का, वो पिक्चर अभी दिख नहीं रहा है इसमें, ठीक है। तो फिलहाल हम बनाने का कोशिश करते हैं। पिक्चर आप लोग समझिएगा। ऐसा रहता है, लगभग में पेड़ के शाखा की तरह रहता है, ठीक है। यहाँ से निकला रहता है, गुब्बारा फूला रहता है और लास्ट है फिर ऐसा ऐसा रहता है। चलिए पिक्चर तो नहीं बनेगा, आप लोग देख लीजिएगा न्यूरॉन का पिक्चर। न्यूरॉन का पिक्चर जो होता है एक पेड़ होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आएगा तो समझाएंगे आपको। यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूरॉन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट। न्यूरॉन जो है सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था? सैंटियागो रोमानी काजल के द्वारा, रेमंड रोमानी काजल के द्वारा, नेफ्रॉन कोई रोमानी काजल के द्वारा या नी मुनी रोमानी काजल के द्वारा। तो किसके द्वारा खोजा गया था ये? तो ये खोजा गया था सैंटियागो रोमानी काजल के द्वारा। क्या चीज़ खोजा गया था? ये खोजा गया था सबसे पहले न्यूरॉन का खोज इसी ने किया था, ठीक है। कब किया था? तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 1819 में, ठीक है, 1890 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा रहा है? कहता है क्या हु क्वाइंड द टर्म न्यूरॉन इन 1891। 1891 में जो प्रतिपादन हुआ, कहता है इन कंट्रीब्यूट ऑफ द फेम ऑफ द न्यूरॉन हाइपोथेसिस। तो इसको कहता है क्या? अब इसको हिंदी में पढ़ लीजिए। कहता है न्यूरॉन पद का प्रतिपादन जो 1891 में किसके द्वारा किया गया तथा न्यूरॉन प्राकल्पना को प्रसिद्धि देने में, क्या देने में? प्रसिद्धि देने में योगदान दिया। तो इनमें से कौन है जो प्रसिद्धि देने में योगदान दिया? विल्हेम वाल्डेयर, विलियम जोन्स, विलियम्स एंड या जॉन्स फेयर। तो कौन दिया था? तो इसको दिया था विल्हेम वाल्डेयर ने। 1891 में जो है क्या किया था? न्यूरॉन का प्रतिपादन किया और उनको प्रसिद्धि देने में योगदान दिया, विल्हेम वाल्डेयर, ठीक है। कहता है कि व्हाट डज द न्यूरॉन हाइपोथेसिस टेल। मतलब न्यूरॉन की जो प्राकल्पना वो क्या बतलाता है? न्यूरॉन की प्राकल्पना क्या बतलाता है? तो तंत्रिका तंत्र में बहुत सारे एक साथ स्वतंत्र न्यूरॉन पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र होता है, ये नंबर हम पढ़ रहे हैं। तंत्रिका तंत्र में बहुत सारे एक साथ स्वतंत्र न्यूरॉन पाए जाते हैं, ये बोल रहा है। या तो ये गलत है। ये क्या है? गलत। तंत्रिका तंत्र में बहुत सारे अलग अलग स्वतंत्र न्यूरॉन पाए जाते हैं, ये सही है। ये सही है। तंत्रिका तंत्र में ना बहुत सारे अलग अलग न्यूरॉन पाए जाते हैं। कहना स्वतंत्र न्यूरॉन एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया नहीं करते हैं और दहेज रूप से, ठीक है, कौन रूप से? दहेज रूप से। और क्या होता है? दहेज रूप से मतलब दैहिक रूप, या दहेज जो है ना ये दैहिक है। ये क्या है? दैहिक रूप से संबंधित होते हैं। या स्वतंत्र न्यूरॉन एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और दैहिक रूप से संबंधित भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी और डी।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, BOD सही है। ठीक है, इसका कहता है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ ए न्यूरॉन। न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या है, यानी अन्य नाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला है डेंड्राइट, सोम, तंत्रिका कोष या नर्व सेल, या नर्व सेल। तो इसको ना अगर हम बोलेंगे तंत्रिका सेल तो ये भी सही है, न्यूरॉन का दूसरा नाम यही है तंत्रिका सेल। और नर्व सेल, तो न्यूरॉन का दो गो नाम है, तंत्रिका कोष भी सब कहते हैं उसको और नर्व सेल भी कहते हैं उसको, हिंदी और इंग्लिश। और तो कोई फर्क नहीं है दोनों में, दोनों क्या है, हिंदी और इंग्लिश है। जैसा वहाँ देगा एग्जाम में वैसा आप कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन बाय द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग अब इसको देखेंगे। यानी कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई द्वारा जो न्यूरॉन होता है, इनमें से कौन सा कार्य करता है। तो अलग अलग उत्तेजक को पनवेल आवेग में बदल देता है, या बी नंबर अलग अलग उत्तेजक को विद्युतीय आवेग में बदल देता है, सी नंबर अलग अलग उत्तेजक को वैद्युतीय आवेग में बदल देता है, या डी नंबर अलग अलग उत्तेजक को वैद्युत ऋणात्मक में बदल देता है। तो 6 का कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 6 का बी, अलग अलग उत्तेजक को ना विद्युत आवेग में बदल देता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई यानी न्यूरॉन ओके, विद्युतीय आवेग में बदल देता है। विद्युतीय आवेग को ना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। तो विद्युत आवेग बोले, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप लोग इसलिए ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी आप लोग को। विद्युत दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, आवेग दैट मीन्स इम्पल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 7 नंबर कि डिफरेंट एक्साइटर्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, सो व्हाट इज इट नेम, सो व्हाट इज इट नेम। यानी अलग अलग उत्तेजक को विद्युतीय आवेग दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदला जाता है, इसीलिए इसको कुछ नाम दिया गया है। अतः इसे कुछ नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है, जैविक पारस्रावक, जैविक परिस्थिति, या जैविक क्रिया इकाई, या जैविक कार्यात्मक इकाई। तो इसका कौन सा आंसर सही है, अगर सही है तो आप लोग फटाक से मार दीजिए, पता है तो जैविक पार अस्त्रावक, जैविक पार अस्त्रावक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। जैविक पार अस्त्रावक को जो है उसको क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी हो गया। क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम डाले हैं, कुछ जो हिंदी हम ऑप्शन डालते हैं उसका इंग्लिश में डाल दिए हैं, और कहीं मिस्टेक भी हो गया। हमने स्टार्ट किया है अभी कुछ देर पहले से वीडियो बनाना, और मैं यूसी नेट के लिए, साइकोलॉजी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू लेफ्रानकोइस अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी न्यूरॉन्स आर फाउंड इन ए पर्सन बॉडी। यानी लेफ्रानकोइस के अनुसार किसी व्यक्ति के शरीर में लगभग कितने न्यूरॉन पाए जाते हैं, किसके अनुसार, लेफ्रानकोइस के अनुसार। तो क्या क्या है यहाँ पे, 9.5 पर आओ, 10.5 पर आओ, 11.5 पर आओ, या 12.5 पर आओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12.5 अरब। लेकिन गौर कीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, लेफ्रानकोइस ने ऐसा कहा था कि व्यक्ति के शरीर में, यानी पूरे शरीर का मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 12.5 अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं। और हम लोग जो है मस्तिष्क से रिलेटिव हैं, तो हम लोग मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लेफ्रानकोइस
हाउ मैनी न्यूरॉन्स आर देयर इन ए पर्सन ब्रेन, यानी पर्सन का ब्रेन में कितना पाया जाता है, इस बात के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो इसमें दिख रहा है साफ साफ लगभग 8 अरब, लगभग 9 अरब, लगभग 10 अरब, लगभग 11 यानी 11 अरब। तो लेफ्रान कोइन्स के अनुसार मस्तिष्क में कितने न्यूरॉन पाए जाते हैं? तो उनके हिसाब से, किसके हिसाब से? लेफ्रान कोइन्स के हिसाब से। लेफ्रान कोइन्स के हिसाब से पाए जाते हैं 10 अरब। कितने अरब? 10 अरब। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि व्हाट आर द नर्व मेड, नर्व जो बना होता है, नर्व मेड अप ऑफ विच आर फाउंड आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। इसका मतलब क्या हो गया? स्नायु यानी नर्व क्या चीज से मिलकर बना होता है? कौन? स्नायु यानी नर्व क्या चीज से मिलकर बना होता है? जो मस्तिष्क तथा सुषुम्ना से बाहर पाए जाते हैं। और वो कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क से भी और सुषुम्ना से भी, जो बाहर पाया जाता है। ठीक है। तो बहुत सारे छोटे छोटे मतलब मिलकर बने होते हैं, या बहुत सारे अलग अलग न्यूरॉन मिलकर बने होते हैं। ठीक है। यहाँ लोगो जो है ना, यहाँ न्यूरॉन्स होगा। ठीक है, क्या होगा? न्यूरॉन्स। या बहुत सारे टुकड़ों में न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं, या बहुत सारे लंबे न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी बहुत सारे लंबे न्यूरॉन से मिलकर जो है ना, नर्व यानी स्नायु जो होता है वो बने होते हैं। ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये मस्तिष्क तथा सुषुम्ना से बाहर पाए जाते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन यानी कहता है क्या, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेल अदर देन न्यूरॉन्स, यानी न्यूरॉन के अलावा जो कोष, जो सेल होते हैं, सेल। ठीक है, जो सेल होते हैं उनका प्रधान कार्य क्या है? तो संवेगों को ग्रहण करके शरीर के अनुभाग पर पहुंचाना कार्य है। यह तंत्रिका कोष को जीवित एवं स्वस्थ रखना, या तंत्रिका आवेग को क्रियात्मक करना, या तंत्रिका आवेग को अनुभाग पर पहुंचाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, तंत्रिका आवेग को अनुभाग पर पहुंचाना। कहता है अपार्ट फ्रॉम द न्यूरॉन द सेल्स दैट आर देयर मेन फंक्शन इज टू कीप द नर्व सेल अलाइव एंड हेल्दी, हैंस व्हाट अदर नेम्स वाज गिवन टू इट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि न्यूरॉन के अलावा जो कोष यानी जो सेल होते हैं ना, उनका प्रधान कार्य, मेन कार्य, मुख्य कार्य तंत्रिका कोष को जीवित एवं स्वस्थ रखना होता है। इस आधार पे उसे क्या नाम दिया गया? न्यूरॉन का रक्षात्मक कोष, न्यूरॉन का गृह रक्षक कोष, न्यूरॉन का संरक्षक कोष, या न्यूरॉन का स्वच्छात्मक कोष। तो इसका आंसर क्या नाम दिया गया? इसका नाम दिया गया न्यूरॉन का गृह रक्षक कोष। सावन का समय चल रहा है देवघर में, और इसीलिए भीड़ भाड़, थोड़ा हल्ला गुल्ला ज़्यादा है। उसको क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है हाउस कीपिंग सेल। उसको क्या कहा जाता है? हाउस कीपिंग सेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एवरेज न्यूरॉन इज कंपेयर टू, दैट मीन्स एक औसत न्यूरॉन की जटिलता की तुलना इनमें से किससे की गई है? लघु कंप्यूटर से, दीर्घ कंप्यूटर से, सुपर कंप्यूटर से, या माइक्रो सुपर कंप्यूटर से। तो इसकी तुलना किससे की गई है? तो इसकी तुलना की गई है लघु कंप्यूटर से। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इफ सीन
ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर। अगर कार्य के आधार पर देखा जाए तो न्यूरॉन के कितने प्रकार हैं, ठीक है, 2, 3, 4 या 5 कार्य के आधार पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। कार्य के आधार पर न्यूरॉन के कितने प्रकार हैं 3। आप लोग तो जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या होगा, जब उनके नाम 3 प्रकार हैं विभाजित किया गया है तो उनके नाम क्या हैं, यही ना। तो इनमें से 3 नाम हैं, इनमें से हमको 3 नाम चुनना है, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन सा है और हम देखेंगे। आवेष्ट न्यूरॉन है, संवेदी न्यूरॉन है, या गतिवाही न्यूरॉन है, या सहचार न्यूरॉन है। तो कौन कौन सा न्यूरॉन है जो कार्य के आधार पर न्यूरॉन को विभाजित कर दिया, कौन कौन न्यूरॉन है। तो ये तीनों जो है ना, संवेदी न्यूरॉन, गतिवाही न्यूरॉन, सहचार न्यूरॉन, ये तीनों है, ठीक है। दैट मीन्स सेंसरी और यानी या एफरेंट न्यूरॉन, एफरेंट, मोटर या इफरेंट न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन, ये तीनों न्यूरॉन है। इसके बाद कह रहा है यहाँ पे द न्यूरॉन दैट ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्स फ्रॉम द रिसीवर और सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इज विच न्यूरॉन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको कह रहा है कि वैसे न्यूरॉन जो तंत्रिका आवेग को ग्राहक यानी रिसिप्टर, ज्ञानेंद्रिया यानी सेंस ऑर्गन्स से मस्तिष्क तथा सुषुम्ना तक पहुंचाती है, वह कौन सा न्यूरॉन है, ठीक है, वो कौन सा न्यूरॉन है। तो सहचार न्यूरॉन होगा यहाँ पे, ठीक है, बहुत कोई बात नहीं है। गतिवाही न्यूरॉन, ज्ञानवाही न्यूरॉन या संवेदी न्यूरॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 है, एक है सी, एक है डी, यानी ज्ञानवाही न्यूरॉन और संवेदी न्यूरॉन जो है तंत्रिका आवेग को ग्राहक यानी ग्राहक यानी रिसिप्टर, ज्ञानेंद्रिया यानी सेंस ऑर्गन से मस्तिष्क तक तथा सुषुम्ना तक पहुंचाता है, ठीक, यानी सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। कहता है कि बाय द वे व्हाट इज कॉल्ड ए न्यूरॉन विच कैरीज द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टू द इफेक्टर और मसल्स और ग्लैंड। वैसे न्यूरॉन को क्या कहा जाता है जो तंत्रिका आवेग को मस्तिष्क तथा सुषुम्ना से लेकर प्रभावक यानी इन्फेक्टर या मांसपेशिया या ग्रंथि तक पहुंचाता है। सहचार न्यूरॉन, ज्ञानवाही न्यूरॉन है यहाँ पे। इसका कहता है गतिवाही न्यूरॉन या संवेदी न्यूरॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गतिवाही न्यूरॉन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, गतिवाही न्यूरॉन, यानी मोटर या इसी को कहते हैं इफरेंट न्यूरॉन, ठीक है, मोटर या इफरेंट न्यूरॉन। मतलब वेयर आर द एसोसिएशन न्यूरॉन्स फाउंड, यानी एसोसिएशन न्यूरॉन जो है कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। मस्तिष्क, गर्दन, रीढ़ की हड्डी या सुषुम्ना, कहाँ पाए जाते हैं ये 2 जगह पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे, एक तो मस्तिष्क में, कहाँ पे, मस्तिष्क में, और दूसरा सुषुम्ना में। ये सहचार न्यूरॉन का हम बात कर रहे हैं। सहचार न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं, ये मस्तिष्क और सुषुम्ना में पाए जाते हैं, ठीक है। कहता है कि बाय द वे व्हाट इज कॉल्ड ए न्यूरॉन दैट एक्सेप्ट द नर्व इम्पल्स बाउट बाय द सेंसरी न्यूरॉन्स एंड लीव्स इट इन द मोटर न्यूरॉन विच सर्व्स टू एस्टैब्लिश ए कनेक्शन बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन। वैसे न्यूरॉन को क्या कहा जाता है जो संवेदी न्यूरॉन द्वारा लगाए गए, संवेदी किसके द्वारा, वैसे न्यूरॉन को क्या कहा जाता है जो संवेदी न्यूरॉन द्वारा लाए गए तंत्रिका आवेग को, मतलब संवेदी न्यूरॉन क्या लाता है, तंत्रिका आवेग को ग्रहण करके उसे गतिवाही न्यूरॉन में छोड़ दिया जाता है। कौन न्यूरॉन, गतिवाही न्यूरॉन में छोड़ दिया जाता है।
संवेदी न्यूरॉन तथा गतिवाही न्यूरॉन के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य क्या कहलाता है? ऊपर वाला तो इंट्रोडक्शन था, इसका पूछ रहा है संवेदी न्यूरॉन तथा गतिवाही न्यूरॉन जो होता है, ठीक है ना, एक होता है सेंसरी, दूसरा होता है मोटर। दोनों न्यूरॉन के बीच में जो संबंध स्थापित करने का कार्य है वो कार्य क्या है? ज्ञानवाही, सहचार, गतिवाही या संवेगात्मक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सहचार। सहचार न्यूरॉन का खेला है, ठीक है, यानी एसोसिएशन का खेला है सेंसरी और मोटर के बीच में, एसोसिएशन न्यूरॉन यानी सहचार न्यूरॉन। अब यह क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आर डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी आकृति के आधार पर न्यूरॉन के कितने प्रकार बताए गए हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। इसका आंसर 3 यानी बी नंबर इसका आंसर। कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, ठीक है, कहता है कि थ्री शेप टाइप ऑफ न्यूरॉन हैव बीन डिस्क्राइब्ड, व्हाट आर देयर नेम्स? आपको तो बताइए कि 3 टाइप के होते हैं, तो शेप के आधार पे, आकृति के आधार पे, एक तो कार्य के आधार पे पहले बता चुके, अब आकृति के आधार पे हम बता रहे हैं, तो कौन कौन है इसमें से? तो बहुघुर्वीय न्यूरॉन, द्विघुर्वीय, एकघुर्वीय और अतिघुर्वीय। आप लोग को तो देख के ही पता चल गया होगा कि इसमें ABC आंसर होगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं तो वो भी देख लीजिए, मल्टीपोलर बहुघुर्वीय, बायोपोलर द्विघुर्वीय, मोनोपोलर एकघुर्वीय, ठीक है। कहता बाय द वे व्हाट इज कॉल्ड ए नर्व सेल और न्यूरॉन विच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड ओनली वन एक्सॉन? वैसे तंत्रिका कोश या न्यूरॉन को क्या कहा जाता है जिसमें शाखिका की संख्या सबसे अधिक होती है और एक ही एक्सॉन होता है? अब यहाँ पे देखिए, ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच को डेंड्राइट ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेंड्राइट, ठीक है। यानी वैसे तंत्रिका कोश या न्यूरॉन को क्या कहा जाता है? उसमें शाखिका की संख्या यानी डेंड्राइट की संख्या, यानी डेंड्राइट क्या होता है? एक पेड़ है, एक पेड़ का जो इसे शाखा होता है ना, इसलिए इसका नाम शाखा दिया गया है, इसलिए इसको डेंड्राइट बोला जाता है। और यही ना न्यूरॉन का यहाँ जो बिंदु है ना, यहाँ जो बिंदु है उसी के आधार पे इसे नीचे खिंचाता है, इसको बुलाया था एक्सॉन। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कि वैसे तंत्रिका कोश या न्यूरॉन को क्या कहा जाता है जिसमें शाखिका की संख्या सबसे अधिक होती है और एक ही एक्सॉन होता है? एक घुर्वीय न्यूरॉन, द्विघुर्वीय न्यूरॉन, बहुघुर्वीय न्यूरॉन या अतिघुर्वीय न्यूरॉन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बहुघुर्वीय, ठीक है। बहुघुर्वीय न्यूरॉन में जो है शाखिका की संख्या अधिक होती है और एक ही एक्सॉन होता है, यानी मल्टीपोलर न्यूरॉन। कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ न्यूरॉन आर मोस्टली इन द ब्रेन ऑफ ए वर्टिब्रेट एनिमल? कहता है रीढ़धारी, यानी रीढ़धारी जो प्राणी होते हैं ना, मस्तिष्क के अधिकतर न्यूरॉन किस प्रकार की होती है? रीढ़धारी प्राणी के, ठीक है। तो बहुघुर्वीय, द्विघुर्वीय, एकघुर्वीय या अतिघुर्वीय? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुघुर्वीय, यानी रीढ़धारी प्राणी के मस्तिष्क में जो अधिकतर न्यूरॉन होता है वो बहुघुर्वीय होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन था पीछे, उस सस्पेंस लग रहा था हमें, देख लेते हैं हम उसको। आप लोग ना क्वेश्चन नंबर 10 पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इसको आप थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, ये ठीक है। स्नायु या नर्व क्या चीज़ से मिलकर बने होते हैं? तो स्नायु या नर्व जो होते हैं आपको तो बता ही दिए थे कि बहुत सारे लंबे न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं, ये बिल्कुल सही है। और बाकी यहाँ से इग्नोर कर देते हैं अगर आप इसको, तो क्वेश्चन ये भी 10 नंबर सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जाते हैं 23 में।
हमने तो इसको पढ़ लिया था आप लोग के साथ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि विच न्यूरॉन्स हैव वन ब्रांच ऑन द वन साइड ऑफ द न्यूरॉन्स एंड वन एक्सॉन ऑन द अदर। कहता है वह कौन सा न्यूरॉन्स है जिसमें न्यूरॉन के एक तरफ एक शाखिका तथा दूसरी तरफ एक ही एक्सॉन होता है। 24 पिछला क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया था कुछ, उसमें से एक ये भी है और उसी से रिलेटिव है। तो बहुघुर्वीय, द्विघुर्वीय, एकघुर्वीय या अतिघुर्वीय या अतिघुर्वीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा द्विघुर्वीय न्यूरॉन यानी बायोपोलर। वह कौन सा न्यूरॉन्स है यानी बायोपोलर्स है जिसमें न्यूरॉन्स के एक तरफ एक शाखिका तथा शाखिका दैट मीन्स डेंड्राइट तथा दूसरी तरफ एक ही एक्सोन होता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता वेयर इज द डायपोल न्यूरॉन मोस्टली फाउंड। ठीक है, तो किसमें द्विध्रुवीय न्यूरॉन ज़्यादातर पाया जाता है? बायोपोलर भी इसको बोल सकते हैं द्विध्रुवीय न्यूरॉन को। ठीक है, यानी बायोपोलर न्यूरॉन या डायपोल न्यूरॉन। कहता है घ्राण कोशिका, घ्राण पिंड, अक्षिपटल, घ्राण तंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा इसका। क्यों हो जाएगा 2 गो? क्योंकि एक है अक्षिपटल और दूसरा है घ्राण तंत्र। अक्षिपटल और घ्राण तंत्र यानी द्विध्रुवीय न्यूरॉन ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? तो अक्षिपटल में और घ्राण तंत्र में, जिसको कहा जाता है रेटिना एंड ऑल्फैक्टरी सिस्टम। कहता है विच न्यूरॉन हैज़ द लिस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो वह कौन सा न्यूरॉन है जिसमें शाखा की संख्या सबसे कम होती है? शाखा मतलब सबसे कम शाखा होती है, वो कौन सी न्यूरॉन है? बहुघुर्वीय, एकघुर्वीय, द्विघुर्वीय या अतिघुर्वीय? हमको लगता है कि आप लोग में से बहुत को पता होगा कि एकघुर्वीय है, तो उसमें सबसे कम होगा शाखा की संख्या। एकघुर्वीय को क्या कहते हैं? मोनोपोलर न्यूरॉन। कहता है ए यूनिपोलर न्यूरॉन विच हैज़ ए सिंगल ब्रांच एंड अंडरस्टूड टू बी डैश। यानी एक घुर्वीय न्यूरॉन जिसमें एक ही शाखा होती है तथा जिसे डैश समझा जाता है, उसे क्या समझा जाता है? प्रोपेन, यहाँ देखिए डेंड्राइड होगा, एंड्राइड मतलब एंड्राइड लिखा है ना, या डेंड्राइड होगा। ठीक है, इसका अच्छा एंड्राइड और डेंड्राइड दे दिया है दोनों। ठीक है, एंड्राइड और डेंड्राइड और सामान्यतः एक्सॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या? सामान्यतः एक्सॉन समझा जाता है उसको ज़्यादातर। ठीक है, एक घुर्वीय न्यूरॉन को जिसमें एक ही शाखा होती है, एक्सॉन लिखा हुआ है। कहता है यूनिपोलर न्यूरॉन विच हैज़ ओनली वन ब्रांच विच कॉमनली नोन एज एक्सॉन which after leaving the cell body goes into direction that is it goes to both ends. What is the name of those two ends? एक घुर्वीय न्यूरॉन जिसमें एक ही शाखा होती है जिसे सामान्यतः एक्सॉन समझा जाता है, जो शरीर यानी सेल बॉडी दैट मीन्स से निकलने के बाद 2 दिशा में चला जाता है। कितना दिशा? 2 दिशा में चला जाता है। जब 2 दिशा में चला जाता है तो दोनों छोर का नाम क्या है? दोनों छोर में जब चला जाता है तो ग्राहक ध्रुव, अंश ध्रुव, उत्पादक ध्रुव या अत्यधिक ध्रुव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सबसे पहले हो जाएगा ग्राहक ध्रुव। क्या हो जाएगा? ग्राहक ध्रुव। और दूसरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरा आंसर हो जाएगा उत्पादक ध्रुव। अब ग्राहक और उत्पादक को क्या कहता है? रिसिप्टिव पोल एंड आउटपुट पोल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि सम साइकोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड द न्यूरॉन इनटू 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज और शेप। व्हाट इज देयर नेम? क्या नाम है? तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने न्यूरॉन को उसका विस्तार या आकार के आधार पर, और भी तो मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, तो विस्तार या आकार के आधार पर 2 भागों में बांटा है, तो उनके नाम बताना है। लंबी तंत्रिका कोष, न्यूरॉन तंत्रिका कोष, लघु तंत्रिका कोष या दीर्घ तंत्रिका कोष।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लघु तंत्रिका और दीर्घ तंत्रिका कोश। लघु तंत्रिका और दीर्घ तंत्रिका को स्मॉल एंड लार्ज नर्व सेल, स्मॉल नर्व सेल एंड लार्ज नर्व सेल। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 30 में कि स्मॉल नर्व सेल सर्कमफ्रेंस इज स्मॉल, हाउ मेनी माइक्रोमीटर्स और माइक्रॉन्स। और देखिए यहाँ पे ना यू दिया हुआ है, ठीक है, यू और मतलब एम, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसी को कहा जाता है माइक्रोमीटर्स या माइक्रॉन्स भी इसी को कहा जाता है, ये इसी को यूएम को। तो यहाँ पे सवाल हो रहा है, क्या हो रहा है कि लघु तंत्रिका कोशिका परिधि छोटा होता है। लघु तंत्रिका है तो परिधि तो छोटा होगा ही ना, यानी कितना माइक्रोमीटर यानी माइक्रोमेन होता है, माइक्रोन होता है 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 10। कितना होता है? 10 लघु तंत्रिका कोशिका की परिधि। अब लघु तंत्रिका पढ़ लिए। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द लार्ज नर्व सेल इज लार्ज, दैट इज हाउ मेनी माइक्रोमीटर्स और माइक्रॉन्स। तो इसमें कितने होते हैं? 25 यूएम माइक्रॉन, 50 माइक्रॉन, 75 माइक्रॉन या 100 माइक्रॉन यानी यूएम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 100 माइक्रॉन होता है दीर्घ में, लघु में 10। कहता है कि व्हाट साइज न्यूरॉन्स आर फाउंड इन इस एरिया ऑफ द ब्रेन। कहता है कि मस्तिष्क के प्रत्येक क्षेत्र में किस तरह के आकार के न्यूरॉन पाए जाते हैं? बड़े, छोटे, लंबे, खुरदरे। देखिए कितना छोटा से छोटा हमने टॉपिक इसमें डाल रखा है सिर्फ आप लोग के लिए। तो बड़े और छोटे, बड़े और छोटे। आप लोग को नया नोटिफिकेशन आते रहेगा। क्यों आता रहेगा? क्योंकि मैं वीडियो बनाता रहता हूँ यूसी नेट के लिए, और ओनली फॉर यूसी नेट। कुछ इधर उधर का जा सकते हैं, लेकिन 100 में जो है 98% वीडियो मैं यूसी नेट का ही डालता हूँ। बाकी 2% एग्जाम से संबंधित का भी डाल दिया, वो भी यूसी नेट का, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए न्यूरॉन हैव बीन टोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। संरचना के आधार पे, कार्य के आधार पे बांटा, हाँ, आकार के आधार पे बांटा, हाँ। अब संरचना के आधार पर न्यूरॉन के कितने भाग बतलाए गए हैं? 3, 6, 9 या 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका भी आंसर क्या हो गया? 3। आप लोगों को कुछ अजीब लग रहा होगा ना? चलिए कोई बात नहीं है, कुछ अजीब भी लगना चाहिए। What are the names of the 3 parts? जब वो 3 को भाग बताए हैं संरचना के आधार पे, तो उनके नाम बताना है कि कौन कौन नाम है। एक्सॉन, डेंड्राइट, कोश शरीर या शाखिका। ये वो चीज़ देखिएगा, ये दोनों सेम है, ये दोनों का है सेम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसीलिए डेंड्राइट बोले या शाखिका बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्सॉन, कोश शरीर और शाखिका, ये तीनों, ठीक है। एक्सॉन, कोश शरीर और शाखिका संरचना के आधार पर इन तीनों भागों में बांटा गया है न्यूरॉन को। एक्सॉन, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट यानी शाखिका, ठीक है। अब कहता है कि द साइज ऑफ द डेंड्राइट इज अप्रॉक्सीमेटली द सेम एज, यानी शाखिका के आधार पर ना लगभग किसके समान होता है। ये डेंड्राइट जो होता है, शाखिका जो होती है पेड़ के शाखा की तरह होता है। आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये वाला याद रखिए, पेड़ के शाखा के समान होता है डेंड्राइट यानी शाखिका। कहता है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द डेंड्राइट्स यानी शाखिका जो होता है उसके बारे में क्या सत्य है? तो सबसे पहला, शाखिका के बारे में क्या सत्य है? यह न्यूरॉन के अंतिम भाग में होता है, यह न्यूरॉन के
अंतिम भाग में होता है। तो यह वाला जो है ये गलत है। यह क्या है? गलत है। यह न्यूरॉन का अंतिम भाग में नहीं, स्टार्टिंग में होता है। यह न्यूरॉन का एक प्रधान हिस्सा है। सच बात है, यह न्यूरॉन का एक प्रधान हिस्सा है। कौन? डेंड्राइट यानी शाखिका। इसमें कई छोटी छोटी उप शाखाएं होती है। यानी डेंड्राइट में जो है, शाखिका में है, कई छोटी छोटी उप शाखाएं होती है। तो बिल्कुल सही बात है। न्यूरॉन से आने वाले तंत्रिका आवेग को या नर्व इम्पल्स को ग्रहण करके उसे कोश शरीर के भीतर भेज देता है। तो यह भी सही बात है। ठीक है, यानी पहला वाला ए नंबर गलत है, बाकी 3 सही है। इसके बाद कहता है न्यूरॉन का दूसरा प्रमुख भाग कौन सा है? यानी व्हाट इज द सेकंड मेजर पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन? तो कोश संग्रहण, कोश द्वार, कोश शरीर या कोश तंत्रिका? कोश तंत्रिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोश शरीर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोश शरीर। कहता था सेकंड मेजर पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज सेल बॉडी। फर्स्ट पार्ट तो देख लिया आपने, अब सेकंड पार्ट कौन सा है? तो सेकंड पार्ट में यहाँ दिख रहा है सोमा, लामा, कोटा, फिर से लामा मैंने रिपीट कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, सोमा, SOMA। कहता है कि व्हाई डज ए नर्व और ए नर्व स्टॉप फंक्शनिंग? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तंत्रिका या न्यूरॉन अपना कार्य करना बंद कर देता है, तो इनमें से कौन सी व्याख्या सही है? ठीक है, कार्य करना बंद कर देता है तो क्या होता है? जब कोश शरीर जब कोश शरीर कम हो जाता है, जब कोश शरीर जब नष्ट हो जाता है, जब कोश शरीर अत्यधिक हो जाता है, जब कोश शरीर प्रतिफलित हो जाता है। तंत्रिका या न्यूरॉन अपना कार्य करना बंद कब कर देता है भाई? ठीक है, तो उसके बारे में हमको बताना है कि कार्य करना कब बंद कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब कोश शरीर नष्ट हो जाता है तब। तंत्रिका कोश, यहाँ कोश होगा। ठीक है, यहाँ कोम का को, यहाँ पे कोश। तंत्रिका कोश या न्यूरॉन अपना कार्य करना बंद कब कर देता है? जब कोश शरीर नष्ट हो जाता है। कहता है व्हेन ए पर्सन सेल बॉडी इज डिस्ट्रॉयड द नर्व सेल और न्यूरॉन स्टॉप फंक्शनिंग आफ्टर विच द पर्सन कैन बी इन विच स्टेट? किसी व्यक्ति का कोश शरीर नष्ट हो जाने पर तंत्रिका, कोशिका या न्यूरॉन कार्य करना बंद कर देता है। इसके बाद व्यक्ति किस अवस्था में होता है? उसे पैरालाइज हो जाता है, उसे आँख में प्रॉब्लम हो जाता है, उसकी धड़कन में समस्या हो जाती है, या उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या हो जाती है भैया? उसकी मृत्यु हो जाती है। आप लोग याद रखेंगे। कहता है सेल इज ए स्पेशल फ्लूइड इन द बॉडी, व्हाट इज इट्स नेम? उसका नाम क्या है? प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म, नेफ्रॉन या साइट? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। कोई बच्चा बोल रहा था कि सर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, साइटोप्लाज्म। कहता है कि सेल इज ए स्पेशल फ्लूइड इन द बॉडी, इट्स नेम इज साइटोप्लाज्म, इट इज कवर्ड विथ। यह किससे ढका रहता है? यह किससे ढका रहता है? पनी से, झिल्ली से, सोमा से, लिकोटर्डम। यह किससे ढका रहता है? यह किससे ढका रहता है? यह झिल्ली से ढका रहता है। कहता है कि डैश इन द मिडिल इज द न्यूक्लियस। कहता है विच इज इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। डैश के बीच में केंद्रक होता है। तो किसके बीच में केंद्रक होता है? जो उसका सबसे मुख्य भाग है उसको क्या कहते हैं? कोश तंत्रिका, कोश द्वार, कोश शरीर या कोश संग्रहण? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कोश शरीर। कोश शरीर क्या कहता है? कोश शरीर। कहता है कि व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द बॉडी? कोश शरीर के मुख्य कितने कार्य होते हैं? कोश शरीर, ठीक है, यानी सेल बॉडी के मुख्य कितने कार्य होते हैं? मेन फंक्शन ऑफ द बॉडी, यहाँ सेल बॉडी होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? सेल बॉडी। कोश शरीर के मुख्य कितने
कितने कार्य होते हैं? 2, 3, 4, 5। कोष शरीर के कितने कार्य होते हैं? कोष शरीर के 2 कार्य होते हैं। कहता है कि हुज फंक्शन इज इट टू रिसीव एंड कैरी फॉरवर्ड द नर्व इम्पल्स, कहता है ब्राउट बाय द ब्रांच एंड टू मेक द नर्व सेल हेल्दी एंड अलाइव। यानी शाखिका जो होती है, डेंड्राइट जो होता है, डेंड्राइट द्वारा लाए गए तंत्रिका आवेग को ग्रहण कर उसे आगे बढ़ाना तथा तंत्रिका कोष को स्वस्थ तथा जीवित करना, यह किसका कार्य है? ये किसका कार्य है इनमें से? तो कोष तंत्रिका, कोष द्वार, कोष शरीर या कोष संग्रहण। तो इसमें से किसका कार्य है? इसमें से कार्य है कोष शरीर। ठीक है, यानी सेल बॉडी। कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट अपीयर्स टू ग्रो लॉन्गर आफ्टर लिविंग द सेल बॉडी। न्यूरॉन के उस भाग को क्या कहा जाता है जो कोष शरीर से निकलकर आगे की ओर लंबा बढ़ता हुआ दिखाई देता है? एक्सॉन, पनीर, झिल्ली या सोमा, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एक्सॉन। यहाँ सोमा से ना हमको रोमा वाला याद आ गया, डॉन मूवी जो था। What is true about एक्सॉन? एक्सॉन के बारे में क्या सत्य है? तो यह एक्सॉन जो होता है ना बाबू, छोटा होता है, काफ़ी लंबा होता है, बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। तो इसके बारे में क्या सत्य है? तो यह जो है ना, छोटा और काफ़ी लंबा, छोटा तो होता है लेकिन लंबा होता है। लंबैया कैसे? जैसे यहाँ पे देखिए, ये मैंने बना दिया, ये क्या दर्शा रहा है आपको? ये लंबा है, लेकिन यह क्या है? ये लंबा तो है लेकिन छोटा है। तो लंबा और छोटा, ठीक है। ये एक्सॉन के बारे में बता रहा था मैं। अब कहता है अधिकतर न्यूरॉन का एक्सॉन एक पतला परंतु मोटा आवरण से ढका रहता है। एक्सॉन जो होता है ना, एक पतला लेकिन मोटा आवरण से ढका रहता है, उसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन का जो एक्सॉन मतलब रहता है, किसे ढका रहता है? एक्सॉन से, डेंड्राइट से, शाखिका से या माइलिन शीथ से। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में यूसी नेट में इस बार आया था। इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा माइलिन शीथ से। किसे? माइलिन शीथ। कहता है कि व्हाट इज ट्रू। देखिए आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना, इस बार नेट आप लोग का निकले चाहे न निकले, आप ठान लीजिए कि अभी से हम लग जाएंगे, अभी से हम लग जाएंगे और हमको नेट निकालना है। नेट और जीआरएफ दोनों निकालना है। जीआरएफ अगर सोच कर रखेंगे तो आप लोग का नेट जरूर निकलेगा, नेट रखेंगे तो पता नहीं, में भी हो भी सकता है। तो आप लोग क्या सोचिए? आप लोग सोचिए कि नहीं, इस बार जो है नेट निकालना है दैट मीन्स निकालना है। और वीडियो को कई बार देखना है, सिर्फ देखना ही नहीं है, समझना भी है। ठीक है, इसके लिए मेरे प्रयास के साथ साथ आपका प्रयास भी अत्यधिक आवश्यक है। कहता है व्हाट इज ट्रू अबाउट द माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के बारे में क्या सत्य है? माइलिन शीथ क्या होता है, उसके आवरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। माइलिन शीथ एक आवरण है, ठीक है, जो न्यूरॉन का एक्सॉन को ढका रहता है, ढकता है। इसको हटाएं। अब इसको कहता है यह सतत न होकर प्रत्येक 2-2 मिलीमीटर पर काफ़ी पतला होकर दबा सा हो जाता है। जैसे एक हम गुब्बारा लेंगे, तो गुब्बारा हमने ले लिया, इसको यहाँ पे हमने रस्सी से बांध देंगे। जब गुब्बारा बांध देंगे ना, तो इसका साइज ऐसे हो जाएगा, लगभग में ऐसे बांध देंगे तो हो जाएगा ना। तो बस इसी का ही बात कर रहा है। 2-2 मिलीमीटर में क्या हो जाता है? ये काफ़ी पतला हो जाता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैं इसका बात कर रहा हूँ। ठीक है, माइलिन शीथ। अब कहता है बी नंबर पढ़ रहे हैं, अगर आवरण सतत होता है तो क्या? आवरण अगर सतत होता है तो ये 2-2 मिलीमीटर में जो पतला हो जाता है, इसके बारे में भी हम लोग और पढ़ेंगे। यह दबा सा होता है, यह बात गलत है। ठीक है, पतला हो जाता है, यह भी बात गलत है। लेकिन हाँ, रहता है उसे ही, जो आपको आकार भी बना के दिखाए थे। तो अगर आवरण सतत होता है तो तंत्रिका आवेग का प्रवाह ठीक तरह से नहीं हो पाता, ये भी बात गलत है। कहता प्रत्येक एक्शन के अंतिम छोर पर अनेक छोटे छोटे तंतु होते हैं।
कहता माइलिन शीथ सतत होता है तो तंत्रिका आवेग का प्रवाह ठीक तरह से हो पाता है। बिल्कुल सत्य है। ठीक है। प्रत्येक एक्सोन के अंतिम छोर पर अनेक छोटे छोटे तंतु होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना एक्सोन लिखा हुआ है, वहाँ माइलिन शीथ है, तो माइलिन शीथ के बारे में, आवरण के बारे में पूछ रहा था, इसीलिए हमने माइलिन शीथ के जवाब दिया था नंबर डी में। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर मेनी स्मॉल फाइबर्स एट द एंड ऑफ द ईच एक्सन, व्हाट इज द कॉल्ड? प्रत्येक एक्सोन के अंतिम छोर पर अनेक छोटे छोटे तंतु होते हैं, उनसे क्या कहा गया है? आप लोग समझ में आ गया? ये एक्सोन के बारे में, वो माइलिन शीथ के बारे में था, इसीलिए उस सेंटेंस को हमने रॉन्ग किया था। तो यहाँ पे कहता है एंड ब्रश, सीसोम, एक्सोन एंड प्लेट, यानी प्रत्येक एक्सोन के अंतिम छोर पर छोटे छोटे जो तंतु होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एंड ब्रश। क्या कहा जाता है? एंड ब्रश। और उसे क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ गलत हो गया, ये होगा आंसर, और एंड प्लेट, एंड ब्रश और एंड प्लेट, यानी जो शाखा बना, हाँ, जो ऐसे शाखा बना रहता है और ऐसे करके ऐसे करके जाता है और लास्ट में ना झाड़ी की तरह रहता है, ऐसे ऐसे निकला हुआ, यहाँ ना बीच में बिंदु रहता है इसका, यहाँ कुनवा में, मुखवा में, यहाँ, तो उसी को कहते हैं एंड ब्रश या एंड प्लेट। ठीक है। कहता है कि व्हाट डू मैनी एक्सोन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म? बहुत सारे एक्सोन एक साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बहुत सारे एक्सोन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एंड ब्रश, सीसोम, एक्सोन या तंत्रिका, तो किसका निर्माण करते हैं? तो वो तंत्रिका का निर्माण करते हैं। कहता है न्यूरॉन्स ऑलवेज फ्लो इंफॉर्मेशन इन वन डायरेक्शन एंड अरेंज इट इन सीक्वेंस। न्यूरॉन हमेशा सूचनाओं को एक दिशा में से प्रवाहित करता है, इसको क्रमानुसार सजाएं। तो इसको ना पहले आ जाएगा शाखिका, शाखिका के बाद सोमा, सोमा के बाद एक्सोन, एक्सोन के बाद लास्ट अंत में एंड ब्रश, जो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। शाखिका, सोमा, एक्सोन और लास्ट में एंड ब्रश। ठीक है, न्यूरॉन्स को सजा दिया हम लोग। इसके बाद कहता है गाड़ी घोड़ा का आवाज़ आते रहेगा, आप लोग को बोले थे सावन है। कहता है न्यूरॉन्स ऑलवेज फ्लो इंफॉर्मेशन इन वन डायरेक्शन विच इज कॉल्ड ब्रांच, सोमा, एक्सोन, एंड ब्रश। कहता है कि विच रूल, न्यूरॉन हमेशा सूचनाओं को एक दिशा में प्रवाहित करता है, जो इस प्रकार है, शाखिका, सोमा, एक्सोन एंड ब्रश। इनमें से कौन सा नियम की संज्ञा दी गई है? पहले शाखिका आया, फिर सोमा आया, फिर एक्सोन आया, फिर एंड ब्रश आया अंतिम में, तो इसे कौन से नियम का संज्ञा दिया गया है? अग्रगामी, आप लोग ना सिंबल पे नहीं जाइएगा, ऐसे जो सिंबल है उस सिंबल पे जाने का काम नहीं है। तो यहाँ कहता है अग्रगामी संवहन का नियम, पश्चगामी संवहन का नियम, अग्रवर्ती संवहन का नियम या पश्चवर्ती संवहन का नियम। तो क्या हो जाता है बाबू ये वाला, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्रवर्ती संवहन का नियम, यानी लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडीशन। कहता है कि द इंफॉर्मेशन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द ब्रांच एंड रीच टू द लास्ट एंड। कहता सूचना को शाखिका से प्रारंभ करके अंतिम छोर पर यानी कहाँ तक पहुँचाना होता है? डेंड्राइट, एंड ब्रश, एक्सोन या शाखिका तक पहुँचाना होता है। तो कहाँ तक पहुँचाना होता है? तो इसे पहुँचाना होता है एंड ब्रश तक, अंतिम छोर तक। कहता है कि द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए न्यूरॉन इज डिस्ट्रप्ट ड्यू टू डैमेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किस में क्षति पहुंचने से न्यूरॉन में सूचना का संचरण बाधित होता है? डेंड्राइट, एंड ब्रश, माइलिन शीथ या एक्सोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा माइलिन शीथ, जो कवर पर चढ़ा रहता है, माइलिन शीथ। कहता है इन विच डिजीज देयर इज ए प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ माइलिन शीथ विच काउज अनकोऑर्डिनेट, कहता है एंड जर्की मूवमेंट्स इन ए पर्सन। किस रोग से माइलिन शीथ का उत्तरोत्तर नुकसान होता पाया गया है?
जिससे व्यक्ति असमन्वित एवं झटकेदार गति करता है। झटकेदार, ठीक है, उसका है। तो पर्सनल स्केलोसिस, यूनिवर्सल स्केलोसिस, मल्टीपल स्केलोसिस या सोशल स्केलोसिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मल्टीपल, कहाँ चला गया, हाँ, मल्टीपल स्केलोसिस, ठीक है। कहता है कि व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ माइलिन शीथ कॉल्ड? माइलिन शीथ का उत्पादन किसे कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका, माइलिन कोशिका, संवेदी कोशिका या गिलियन? बताइए किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गिलियल कोशिका, ठीक है, उत्पादन, माइलिन शीथ का उत्पादन, ठीक है। कहता है कि वेयर आर ग्लिया सेल्स, यानी ग्लियल सेल्स जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो संवेदी तंत्र के भीतर, तंत्रिका तंत्र के भीतर, ग्राही तंत्र के भीतर या श्वसन तंत्र के भीतर कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है तंत्रिका तंत्र के भीतर, ओके, यानी इन नर्वस सिस्टम। व्हाट इज अनदर नेम फॉर द गिलियल सेल? गिलियल सेल का दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है? सोमा, गिलिया, बीच बीच में ना कुछ हो ही जाता है। चलिए, सोमा, गिलिया, लोटस या नीरोगिलिया, किस नाम से जाना जाता है इसे नाम से जाना जाता है तो गिलिया नाम से, और नीरोगिलिया, यानी गिलियल जो है ना उसको गिलिया और न्यूरोगिलिया दोनों नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा इस बात को। कहता है कि हु से, यहाँ टोल्ड है, कोई बात नहीं है, हु से दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल फाउंड इन द ब्रेन। दो, मतलब कहा कि 2 टाइप का ब्रेन पाया जाता है, ठीक है ना, सॉरी ब्रेन में 2 टाइप का सेल पाया जाता है। तो ह्यूमन हार्ट, सेंटियागो रोमन काजल, लिम्फाइड चैनल बैनर, शुमन न्यू चैन। किसने कहा था ये बात कहा था सेंटियागो रोमन काजल। कहता है इट वॉज टोल्ड बाय SRC यानी सेंटियागो रोमन काजल दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल फाउंड इन द ब्रेन, व्हाट इज देयर नेम? उनका नाम क्या है जो पाया जाता है ब्रेन में 2 टाइप का सेल? न्यूरॉन या तंत्रिका कोश, संवेदी कोशिका, ग्राही तंत्रिका कोशिका या गिलियल कोशिका? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? न्यूरॉन या तंत्रिका कोश, एगो हो गया, और दूसर का है गिलियल कोशिका, ठीक है। 2 कोशिका जो है ब्रेन में पाई जाती है। क्या बताया था? तो सेंटियागो रोमन काजल, न्यूरॉन और नर्व, ठीक है, न्यूरॉन या नर्व एंड ग्लिया सेल। द नंबर ऑफ ग्लिया सेल इज मोर देन द नंबर ऑफ न्यूरॉन इन द नर्वस सिस्टम बट इट इज स्मॉलर इन साइज देन ए न्यूरॉन। ग्लियल कोशिका की संख्या तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन की संख्या से अधिक होती है। ग्लियल कोशिका की संख्या, ठीक है, तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स की संख्या से अधिक होती है, परंतु आकार में न्यूरॉन से छोटा होता है। यह बात सत्य है, असत्य है, सत्य भी हो सकता है या असत्य भी हो सकता है। तो यह बात जो है बिल्कुल सत्य है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स ऑफ द प्रेजेंट एरिया इन द सेल डैश एंड डैश दैट इज, कहता दैट इज वाई दे डू नॉट डू द वर्क ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन। कहता वर्तमान युग के शोधकर्ताओं के अनुसार कोशिका में डैश तथा डैश नहीं होती है, इसलिए वे सूचनाओं को भेजने या ग्रहण करने का कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। तो शाखिका, नंबर ए शाखिका, नंबर बी एक्सॉन, नंबर सी न्यूट्रॉन, नंबर डी सोमा। तो इसमें से क्या हो जाएगा?
कि इसमें से ए और बी सही आंसर है, यानी शाखिका और एक्सोन। वर्तमान युग के शोधकर्ताओं के अनुसार जो है ना, कोशिका में शाखिका तथा एक्सोन नहीं होता है, अभी जो प्रेजेंट में शोध किया। इसलिए शाखिका और एक्सोन जो है सूचना भेजने या ग्रहण करने का कार्य नहीं करता है। डेंड्राइट एंड एक्सोन के बारे में बात कर रहा था मैं अभी, यानी को शाखिका और एक्सोन। कहता है अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स ऑफ द प्रेजेंट एरिया, ठीक है, कहता है एरिया नहीं इरा है, कहता है द सेल डज नॉट हैव ब्रांचेस एंड एक्सोन सो दैट डू नॉट द वर्क ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच इट वाज नेम। ठीक है, तो इस आधार पे क्या नाम दिया गया, यानी वर्तमान युग के शोधकर्ताओं के अनुसार कोशिका में शाखिका तथा एक्सोन नहीं होता। किस में? कोशिका में। इसलिए वह सूचनाओं को भेजने का ग्रहण करने का कार्य नहीं करती है। इस आधार पे इसे क्या नाम दिया गया, ठीक है, शाखिका और एक्सोन को। तो न्यूरॉन कोशिका, कोशिका एक्सोन या नॉन न्यूरॉन कोशिका, तो इसको क्या नाम दिया गया था? इसको नाम दिया गया नॉन न्यूरॉन कोशिका, नंबर डी, ठीक है, नॉन न्यूरॉन सेल। कहता हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लिया, कहता सेल आर देयर अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, शोधकर्ताओं के अनुसार ग्लियल कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी 4। कहता है अकॉर्डिंग टू रिसर्चर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गिलियन सेल्स, कहता है व्हाट आर देयर नेम्स, शोधकर्ताओं के अनुसार गिलियन कोशिका के 4 प्रकार होते हैं, उनके नाम क्या है? तो इस चारों का चारों ना हम दे दिए हैं आपको। शोधकर्ताओं के अनुसार यानी गिलियन कोशिका के 4 प्रकार होते हैं। कितना गिलियन कोशिका का? 4 प्रकार, 4 टाइप्स। उसका नाम है एस्ट्रोसाइट, माइकोसिग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ड्रोसाइट्स और डी नंबर होता है स्वान कोशिका। ये चारों का चारों है, आप लोग याद कर लिएगा। एस्ट्रोसाइट, माइकोसिग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट और स्वान कोशिका। हाथ इतना दर्द करने लगा कि छोड़ दिए, थोड़ा सा रिलैक्स। कहता सम वर्क इज डन बाय ग्लिया कोश, कहता विच इज द वर्क, ग्लिया कोश द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं, वह कार्य कौन सा है? ठीक है, वह कार्य कौन सा है? तो यह माइलिन शीत का उत्पादन करता है ग्लिया कोश। बिल्कुल सत्य बात है, यह माइलिन शीत का उत्पादन करता है। कौन? ग्लिया कोश, ठीक है, हाँ, यह माइलिन शीत का उत्पादन करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में यह कार्य ओलिगोडेंड्रोसाइट द्वारा किया जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में यह कार्य ओलिगोडेंड्रोसाइट द्वारा किया जाता है, तो यह भी सत्य है। माइलिन शीत प्रत्यक्ष रूप से हमेशा उपस्थित रहता है, जो दूसरों को तथा खुद प्रभावित होता है। गलत है, सी नंबर गलत है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में यह कार्य श्वान कोशिका द्वारा किया जाता है, तो यह भी बिल्कुल सत्य है। कहता है ग्लिया कोश द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं, वह कार्य कौन सा है? वह कार्य कौन सा है, यही बताना है आपको। यह न्यूरॉन को दैहिक समर्थन देता है, बिल्कुल सत्य है। यह ग्लिया कोश जो है ना, न्यूरॉन को दैहिक समर्थन देता है। यह न्यूरॉन को शारीरिक समर्थन नहीं करता है, ये गलत है। दैहिक और शारीरिक सेम होता है, आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक। यह न्यूरॉन का यानी फिजिकल, यह इसके बारे में बात कर रहे थे, दैहिक और शारीरिक। कहता है यह न्यूरॉन का रखरखाव करता है, तो यह बात सत्य है। ग्लिया कोश जो होता है न्यूरॉन का रखरखाव करता है। यह कोशिकीय कचरा को भी साफ करता है, तो बिल्कुल सत्य है। ग्लिया कोश जो है कोशिकीय कचरा को भी साफ करता है। अब तो समाप्त होने वाले हैं। न्यू नोटिफिकेशन के लिए अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए। मैं यूजीसी नेट के लिए पूरी तरह समर्पित हूँ और सिर्फ साइकोलॉजी का क्वेश्चन डालता हूँ, या तो ऑब्जेक्टिव या तो सब्जेक्टिव, जो भी डालता हूँ परफेक्ट डालता हूँ। एग्जाम के लिए आप निश्चिंत रहिए। कहता है कि
हु रोल इज मोर इन द वर्क दैट टेक्स प्लेस इन द ग्लिया सेल। ग्लिया कोष में जो कार्य होते हैं उसमें किसकी भूमिका अधिक होती है? जो ग्लिया कोष की कार्य जो होता है, माइक्रोसेंट्रल, माइक्रोटाइटन, माइक्रोस्पेक्ट्रम, माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग को पता होगा, माइक्रोग्लिया। कहता है कि सम वर्क इज डन बाय ग्लिया कोष, विच इज द वर्क। इसमें से कौन सा काम ग्लिया कोष का है, यही बताना है आपको। तो यह मस्तिष्क के आंतरिक वातावरण का नियमन करता है। हाँ, यह मस्तिष्क के आंतरिक वातावरण का नियमन यानी रेगुलेट करता है, बिल्कुल सही है। ग्लिया कोष न्यूरॉन के लिए पोषण प्रदान करता है। हाँ, ग्लिया कोष न्यूरॉन के लिए पोषण प्रदान करता है। यह न्यूरॉन के आसपास पाए जाने वाला तरल पदार्थ का नियमन करता है। कौन? ग्लिया कोष। तो हाँ, करता है। इसकी उपस्थिति हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित होती है? नहीं, गलत है, यह प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित नहीं होती है। और आप लोग का अंतिम क्वेश्चन है ये, इसका आंसर हो जाएगा ए। आप लोग देख लीजिए, ठीक है। मैं बुरी तरह से थक चुका हूँ, बहुत लॉन्ग, हमको लगता है सबसे लंबा वीडियो मेरा यही बनेगा। टाइम तो अभी पता नहीं चल रहा है, देख लेते हैं। हाँ, 1 घंटा 1 मिनट। तो ये मेरा सबसे लंबा वीडियो है। आप लोगों को नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, श्योर रहिए। सिर्फ यूसी नेट JRF आपको निकालने के लिए, प्रोफेसर बनाने के लिए जिम्मेदारी हम उठाते हैं। मान के चलिए, तो मेरा वीडियो देख के एक समय आएगा जिसको आप नेट क्वालिफाई करेंगे या आपके आने वाले दोस्त क्वालिफाई करेंगे ज़रूर। चलिए, धन्यवाद। जय भारत।